जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तरीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें देखिए चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब ये बेसिकली दो टॉपिक्स को लेकर जो है वो नाम रखा हुआ है चैप्टर का। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पहली एक दो एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा मैट्रिक्सेस। तो चलिए क्वेश्चन जो है वो करने से पहले आपको कुछ इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैट्रिक्सेस जो है वो कहते किसको हैं। ये नाम बेसिकली आप अगर गौर से देखें तो आप मैट्रिक क्लास में हैं तो ये मैट्रिक्सेस है, ठीक है? तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये उस चीज़ का नाम नहीं है। तो ये मैट्रिक्सेस क्या हैं इसको देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो आपकी बुक में यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी नीचे दिया हुआ है, आप इंट्रोडक्शन से भी देख सकते हैं। यही इंट्रोडक्शन मैं सारे का सारा जो है वो आपको अलहदा से भी इलैबोरेट करवाता हूँ और फिर इस पे भी आके आपको जो है वो निशानात लगवाते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो हिस्ट्री में बेटा सबसे पहले कि मैट्रिक्सेस हैं क्या, इसको आपने कैसे तैयार रखना है, क्या पढ़ना है, इसमें ये बात देखें। तो कहते हैं सबसे पहले ना इसमें ये बात याद रखिए कि हिस्ट्री में इस टॉपिक के ऊपर मैट्रिक्सेस के ऊपर जो है बेटा वो काम किया है चार मैथमेटिशियंस ने, ठीक है? तो आपने इन चार मैथमेटिशियंस को जो है वो उनका काम और उनको जो है उन्होंने कब ये काम स्टार्ट किया था उसकी जो तारीख है, जैसे कि ये 1850 है, इसको याद रखना है। और इस पहले मैथमेटिशियंस का नाम आपने याद रखना है और इसने क्या किया था ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि पेपर में आपको एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। कहता था एवेल्युएशन ऑफ द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्सेस इन, कहता है कि जब शुरुआत में इस मैट्रिक्सेस की थ्योरी को पढ़ाया गया या शुरू किया गया या इसके बारे में बात की गई, इस द कहता है कि वो क्या था, इज द रिजल्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन कॉम्पैक्ट एंड सिंपल मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि ये मैट्रिक्सेस जो कंसेप्ट है ये कहाँ से निकला, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। इसका ये बात याद कर लें बेटा कि मैट्रिक्सेस को आपने जो है वो इसलिए इस्तेमाल करना होता है ताकि आप सॉल्व कर सकें और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है जी? तो आप लीनियर इक्वेशंस को जो है सॉल्व करने के लिए इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे, ठीक है जी? तो बेसिकली ये टॉपिक जो है आप लीनियर इक्वेशंस को आप मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व करते रहे हैं, जिसमें आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा हुआ है कि आप उसमें जो है वो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। तो एक ये मेथड भी आपको जो है वो अब नया सीखने को मिलेगा। तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के आसान तरीन मेथड को दरियाफ्त करते हुए मैथमेटिशियंस ने मैट्रिक्सेस का मेथड निकाला था, ठीक है जी? अब बात करते हैं इसमें कैसे कैसे किस किस मैथमेटिशियन ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की। तो ये देखिए कहता है इन 1850 में इट वाज जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और लॉयर थे। उसने क्या किया था, उसने ये किया था कि हु यूज्ड, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको मार्क करवा रहा हूँ जी, उसने हु यूज द वर्ड मैट्रिक्स। तो मैथमेटिशियन जेम्स जोसेफ ने सबसे पहले वर्ड जो है वो मैट्रिक्स यूज किया था। तो यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूं कि मैट्रिक्सेस की जो बेसिकली नाम मैट्रिक्सेस और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। तो जो वाहद होगा, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, ठीक है, RIX। और इसके जो जमा होगी वर्ड की, ठीक है जी, तो जमा को हम कहते हैं मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्सेस, ठीक है जी, CES, मैट्रिक्सेस। तो ये आप एक ही चीज़ है, लेकिन ये वाहद और जमा के लिहाज से आपको स्पेलिंग में फ़र्क देखने में मिलेगा। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज आपका क्लियर हो गया कि 1850 में जेम्स जोसेफ ने वर्ड मैट्रिक्सेस यूज़ किया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब दूसरे मैथमेटिशियंस जो थे उनमें सबसे पहले दो मैथमेटिशियंस और हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो मैथमेटिशियंस कौन कौन से हैं जी? वो हमारे पास मैथमेटिशियन है जेम्स जोसेफ की हम पहले बात कर चुके हैं। अब दूसरा मैथमेटिशियन है विलियम ब्राउन हैमिल्टन, ठीक है जी, और आर्थर कैलेस। ये दो मैथमेटिशियंस जो थे इन्होंने बेसिकली मैट्रिक्सेस के ऊपर मजीद तहकीक करके 1858 में अपने जो रिसर्च पेपर हैं वो शाया किए थे, ठीक है जी? यानी कि कह लें कि इनका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है मैट्रिक्स की
डेवलपमेंट में या मैट्रिक्स को फाइंड करने में। तो अगर आप पिछली 9th क्लास का सिलेबस देखें तो उसमें सिर्फ एक मैथमेटिशियन का जिक्र था और वो थे आर्थर कैले, जिसमें एमसीक्यूज आता था कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्सेस, तो वो आर्थर कैले थे। बहरहाल इस अब नए सिलेबस में उन्होंने 3 मैथमेटिशियंस और जिन्होंने इसमें कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन की है उनका भी जिक्र किया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि विलियम ब्राउन हैमिल्टन और आर्थर कैले ने इसके ऊपर 1858 में अपने आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर शाया किए थे। अब आखिरी मैथमेटिशियन जो है वो देखने के काबिल है और उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि उसने क्या किया था। उसने बेटा ये किया, और वो क्या था, वो था मैथमेटिशियन क्यूलेस। इसका नाम बुक पे क्यूलेस ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका पूरा नाम फ्रेडरिक इस तरह से क्यूलिक्स है। तो बहरहाल ये भी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। इसने क्या किया था, ही वाज द फर्स्ट टू यूज द मॉडर्न ब्रैकेट्स। इसने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया था, ठीक है जी, कब, 1913 में। अब आपको ये बात बताता चलूं कि मैट्रिक्सेस बेसिकली जब भी लिखेंगे तो उसको मैट्रिक्स ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके। अब ब्रैकेट्स आपको पता है कि 3 तरह की आपने पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है कर्ली ब्रैकेट्स को भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये आपने क्लास 8th में पढ़ी हुई हैं या 9th में भी पढ़ी होंगी, ठीक है। और आखिर पे कर्व ब्रैकेट। तो बेसिकली मैट्रिक्सेस को जब आप जो है वो डिनोट करते हैं तो उसमें आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होता है। और ये हमें किसने बताया था, ये हमें बताया था क्यूलेस ने, ठीक है। ये बात याद रखें कि मैट्रिक्सेस को आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एमसीक्यूज है और इसके बारे में हमें किसने बताया था, क्यूलेस ने 1913 के अंदर। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। अब बुक पे चलते हैं। बुक पे भी आप ये सारा टॉपिक जो है वो निशानात लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये जोसेफ सेल्वेस्टर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, जेम्स जोसेफ सेल्वेस्टर। आर्थर कैले के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह विलियम ब्राउन हैमिल्टन, आर्थर कैले और आखिर पे क्यूलिस के बारे में बताया हुआ है। तो ये सारे आप जो है वो एमसीक्यूज के तौर पे इनको टिक कर लीजिए। अब आते हैं मैट्रिक्सेस की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक्सेस क्या होते हैं इनको समझ लें। आपके पास कुछ नंबर्स दिए होंगे, लेट्स सी ये कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर्स हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इनको अरेंज करता हूँ। अब देखिएगा ज़रा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ 1, फिर उसके बाद थोड़ी सी दूर रख के 3 2, फिर 3, फिर 4 5 6। मैंने एलिमेंट्स को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये मेरे पास एक अरेंजमेंट बन गई एलिमेंट्स की। और फिर मैं इसको एक नाम दे देता हूँ अल्फ़ाबेट ए का, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने जो काम किया है, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स को बना लिया है, ठीक है। इसी को मैट्रिक्सेस कहते हैं, ठीक है। अब आपने किया क्या है, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आएगी। मैट्रिक्सेस क्या होता है, कहता है मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मुस्ततिली एरे या अरेंजमेंट, ठीक है। ये वर्ड एरे को अरेंजमेंट कह लें, इन शेप हुज एलिमेंट्स, ये जिसके क्या है एलिमेंट्स या एंट्रीज हैं, आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये एमसीक्यूज है कि किस ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट का। उसको आप अरेंज करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दें इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक मखसूस तरतीब के साथ, इन रोज एंड कॉलम्स। इसकी बात करते हैं कि रोज और कॉलम क्या होते हैं। बहरहाल वो कहते हैं इनको अरेंज कर दें। द एरे ओबे सर्टेन अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो ये कहते हैं कि बाद में ये कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन भी अप्लाई करते हैं। बहरहाल आपकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ तक मुकम्मल हो गई कि आप इसको कह दें इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो अब बात ये करते हैं कि इसके अंदर मजीद कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए आपकी बुक पे लिखा हुआ है, उस डेफिनेशन उतनी करके आपने आगे ये रिप्रेजेंटेशन भी बतानी है कि मैट्रिक्सेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है जी। वाइल देयर एलिमेंट्स, जबकि उनके एलिमेंट्स को आप जो है वो डिनोटेड कर सकते हैं स्मॉल एलिमेंट्स। लेट्स सी ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है, तो इसमें मैंने मैट्रिक्स का नाम जो है बेसिकली बेटा वो क्या करना है, मैट्रिक्स का नाम मैंने कैपिटल अल्फ़ाबेट से रखना है और उसके ये जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो मैं छोटी ABC वाले अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की तादाद कितनी है, 4, ठीक है। और ये एक और मैट्रिक्स है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ये एक और मैट्रिक्स C है। तो ये सारे के सारे मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है वो आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। ऊपर वाली
पैराग्राफ मिला के छोटा सा और एक ये 2 लाइनें मिला के और साथ एक 2 एग्जांपल देकर आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो कहाँ पे है, ये आप डेफिनेशन में मेंशन करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज ना करें, कोई मसला नहीं है। तो कहते हैं इसका इस्तेमाल जो है वो टाइम टेबल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्कूल में हम टाइम टेबल बनाते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम लेक्चर लिख देते हैं, ठीक है जी। लेक्चर नंबर 1 पहले हो गया जी मैथ्स का, ठीक है। मैथ के बाद हमारे पास हो गया जी इंग्लिश का, ठीक है जी। उसके बाद हो गया जी फिजिक्स हो गया, ठीक है। इसके इसी तरह फिर इस पे हम जो है वो टाइम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये भी आपके पास अरेंजमेंट ही है एलिमेंट्स की, जिसमें एलिमेंट्स टाइम और सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद कहते हैं फ्लाइट के स्केड्यूल को अरेंज करने के लिए, एयरपोर्ट पर डिपार्चर और अराइवल टाइम लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे स्टेशन पर इसका जो है वो अरेंजमेंट करने के लिए जो है वो चीज़ों को इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली आपकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ तक हो जाएगी। और एक एग्जांपल दें, ये आम लाइफ में अगर कोई इस्तेमाल पूछता है तो आप एक आधा इस्तेमाल भी याद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली डेफिनेशन आपको समझ आ रही है। बेटा ये डेफिनेशन इंतहाई अहम है, जिनको आपने साथ साथ करते जाना है। अब बात करते हैं कि ये अगला टॉपिक जो है वो रो और कॉलम का है। तो रो क्या होती हैं और कॉलम क्या होती हैं। तो अगर मैं आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, लेट्स सी मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ये देखिए 2 3 4। थोड़ा सीधा करके बना लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है आपको। इसको मैं सीधा करके जो है वो एक अरेंज करके बनाता हूँ, ये ले जी। अब यहाँ पे बात को समझना है, इंतहाई आसानी के साथ समझाऊंगा। लेट्स सी ये है 3 0 1। अब इसमें जो अरेंजमेंट एलिमेंट्स की आपने देखी वो 2 तरह की है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी आप ऐसा करें कि बेटा ये एक स्कूल की असेंबली है, तो आपने क्या किया, आपने ऐसे एक ये बच्चे खड़े कर दिए। अब इन बच्चों को आप यहाँ साइड से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर साइड से हम देखेंगे तो ये 2 इस तरह की लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इसको बेसिकली हम जो है वो कहेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। एलिमेंट्स को आप ऐसे भी देख सकते हैं साइडों से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल। और अगर मैं यहाँ पे खड़ा होके नीचे से इसको देखूं या ऊपर फ्रंट से ऊपर की तरफ से देखूं, तो ये मेरे पास इस तरह की अरेंजमेंट में भी एलिमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं मुझे। ये देखिए, लेट्स ये देखें ऐसे, ठीक है, एक लाइन, 2 लाइनें और ये 3 लाइनें। तो बेसिकली हम जो है वो इसी का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को इलैबोरेट करते हैं। तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइंस थी, इनको हम कहते हैं रोज़। क्या कहते हैं जी, रोज़। तो बेसिकली ये हमारे पास रोज़ है, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, येलो कलर में कर देते हैं। तो ये रोज़ हैं 2, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे की तरफ मुझे नज़र आ रही हैं ये वाली फॉर्म, ये क्या है, कॉलम है। इनको हम कॉलम कहते हैं, जो कि वर्टिकल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम। ये C2 है, ये C3 है, ये C1 है। इसी तरह ये R1 है और ये R2 है। तो ये आप जो है इस तरह से बता सकते हैं कि रोज और कॉलम का क्या मतलब है। इसको मैं आपको याद रखने के लिए एक आसान मिसाल भी दे देता हूं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसमें अगर मैं आपको कॉलम की मिसाल समझाऊं तो ये देखें, ये जो पेट्रोल पंप एक मौजूद है, इसकी याद रखें जितनी भी छतें होती हैं, जैसे कि ये देखो, ये छत भी इस पिलर के सहारे से खड़ी है। ये सारी की सारी छतें जो हैं पेट्रोल पंप वाली, पेट्रोल स्टेशन की जितनी भी छतें होती हैं, उनके नीचे ये पिलर्स होते हैं। तो इन पिलर्स को बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन वाले लोगों की ज़ुबान में यूज़ करें तो इनको हम कॉलम्स कहते हैं। तो बेसिकली फिर ये बात याद रख लें कि कॉलम जो है वो हमेशा इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में होंगे, ठीक है, ऐसे वर्टिकल होंगे। कभी भी कॉलम जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होंगे। तो कॉलम्स हमेशा इस तरतीब से आपके पास ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप रोज और कॉलम्स को याद कर सकते हैं। तो कॉलम फिर हमेशा किस डायरेक्शन में होंगे, वर्टिकल, ठीक है जी। तो ये एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है कि वर्टिकल लाइंस इंडिकेट द
डैश, तो वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप डेफिनेशन देखिए, कहते हैं रो क्या होता है, एंट्रीज और एलिमेंट्स रिटन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द टू फॉर्म द रोज, ठीक है जी। एंड द कॉलम क्या है, एवरी एंट्री और एलिमेंट रिटन इन द वर्टिकल लाइन, ठीक है जी। तो ये देखिए आपके पास एग्जांपल है, तो ये हमारे पास एक पहली कॉलम है, ये दूसरी कॉलम है, ये तीसरी कॉलम है, ये चौथी कॉलम है। जबकि रोज़ की बात करें तो ये हमारे पास ऐसे एक पहली रो है, ये दूसरी रो है, ठीक है, और ये तीसरी रो है। तो पहले मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो यह साइड पे भी उसने लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, डियर स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास मौजूद है, जिसमें क्या कहता है राइट द नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन द ईच मैट्रिक्स। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दें। वो कहता ये है कि आप तमाम मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बताएं। तो पहली मैट्रिक्स आपके पास है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 0 0 0 और 0। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपने सिंपली ये करना है कि आप इसके अंदर मौजूद रो को और कॉलम्स की तादाद को गिने और उसकी तादाद लिख दें। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बताऊंगा, ठीक है जी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इन ए, चलें ऐसे लिख लें, ए भी आगे मैट्रिक्स बता दें कि मैट्रिक्स ए की बात हो रही है। और फिर मैं नीचे लिख दूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इन मैट्रिक्स ए। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, पहले आप रोज को काउंट करें। तो यहाँ पे देखिए ये मुझे नजर आ रहा है कि एक रो, दो रो, तो 2 रोज हैं, तो मैं इसकी तादाद 2 लिख दूंगा। और मेरे पास कॉलम भी कितने हैं, 2 हैं, तो मैं 2 कॉलम भी लिख दूंगा। अच्छा, ये मैं मार्कर से या पेन से ये निशान लगा रहा हूँ, लेकिन आपने इस निशानात लाइंस को नहीं लगाना, बल्कि आपने क्या करना है, सिंपल इनकी तादाद ऐसे 2 और ये भी 2 आपने ऐसे मेंशन कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह मैं आगे जो है वो दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, जिसमें मेरे पास मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैट्रिक्स बी में हमारे पास जो है वो इस तरह का मैट्रिक्स है, 3 4 7, ठीक है जी। अब इसमें हम जो है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इसमें बताइए, नंबर ऑफ रोज इन बी, बी में रोज कितनी है। अब यहाँ पे बहुत अहम बात, बेटा ये देखें, आप जब इसको काउंट करेंगे यहाँ से देखिए, तो ये एक रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो, हर रो में एक एक एलिमेंट है, लेकिन ये रोज की तादाद कितनी है, 3 है, ये बात याद कर लें। अच्छा, जबकि कॉलम्स की बात करें तो कॉलम इसमें सिर्फ एक ही है, ये देखें, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें क्या बताएंगे, नंबर ऑफ रोज जो है वो आपके पास कितनी है, नंबर ऑफ रोज 3 है। और इसी तरह अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करूं, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी जो है वो 1 है। तो ये इस तरह से आपका आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से आप जो है वो तमाम पार्ट्स की कॉलम्स और रोज की तादाद बताते जाएं। तो आप इस तरह से तमाम पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे करते जाएंगे जल्दी जल्दी से। अब हम पार्ट सी भी करते हैं। सी में मैट्रिक्स आपके पास है जी 8 -10 और 11। तो इसमें आप जो है वो नंबर ऑफ रोज बताएं, ठीक है, इन सी। तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ अब। तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, मुझे नजर आ रहा है कि एक ही रो है, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास देखिए, ये एक कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम। अब इसमें कॉलम में एक एक एलिमेंट है, लेकिन है तो 3 कॉलम ना, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है जी। इसी तरह इसमें मैं आपको वैसे काउंट करवा देता हूँ। इसमें रोज 1 2 और 3, कॉलम भी 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 कॉलम 3 रोज, इसमें रोज 2 और कॉलम 3। अच्छा, अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपने खुद करना है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स और अपनी तरफ से बना देता हूँ। ये लीजिए, लेट्स सी मैट्रिक्स एच है। अब इसमें मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ जो कि है 2। लें जी, बताएं जी इसका, इसमें रोज और कॉलम कितने हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहरहाल मैं आपको इसका आंसर बताने लगा हूँ। तो इसमें अगर गौर करें तो इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो इसका रो और कॉलम की तादाद 1 होगी, ठीक है जी। तो ये आज का आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें क्या कहा जा रहा है ये देखिए। कहता है राइट द ऑर्डर, ये एक नई चीज है जी। कहता है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। अब ऑर्डर जो है ये क्या होता है इसको समझिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बुक की डेफिनेशन पे लिए चलता हूँ। डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है। वो क्या कहता है? कहता है मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने का मतलब क्या है। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ इससे रिलेटेड एग्जाम्पल से, फिर आपको डेफिनेशन की तरफ लेके आता हूँ। तो लेट्स सी, ये देखिए, मैं अगर आपसे ये कहूं कि एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है जिसमें ये आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है। लेट्स सी ये बी मैट्रिक्स, मैं दोबारा लिख लेता हूं अपनी तरफ से इसको, कोई नए एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम। तो इसमें मैं एलिमेंट लिख रहा हूं 2 3 4 5, इधर और लिख लें 6 और 7। ठीक है जी। अब ये एलिमेंट्स लिखने के बाद मैं आपसे कहता हूं कि आप इसमें जो है नंबर ऑफ रोज बताएं कितनी है। ठीक है, जैसे कि हम पिछले सवाल में कर चुके हैं, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, पहले मैं नंबर ऑफ रोज को कह रहा हूं आपको। ठीक है जी, नंबर ऑफ रोज कितनी है जी? नंबर ऑफ रोज हमारे पास मुझे पता है कि एक और ये दो, तो दो हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ जी नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? एक, दो और ये तीन। ठीक है। अब इससे आगे मैं अगर आपको कहूं कि आप इसका ऑर्डर बताएं, तो बेटा ये बात याद रख लें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, इसका फार्मूला, ये बात याद रख लें, इसका फार्मूला ये है कि आपने इसमें लिखना होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, स्लैश या डैश बी वाई बाय, फिर डैश नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है जी, कॉलम्स, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि पहले जो है वो नंबर ऑफ रोज आने हैं, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स आने हैं। तो इसमें अगर हम इसका जो फार्मूला है उसके मुताबिक अगर हम वैल्यू पुट करें, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है जी? दो है। ठीक है जी, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी? वो तीन है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये ले। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास आ गया 2/3। समझ आ गई आपको बात? तो ये 2/3 जो है वो बेसिकली इस मैट्रिक्स का क्या होगा? ऑर्डर होगा। ठीक है। तो इसमें कुछ बातें इंतहाई अहम है जो आपको हर सूरत याद रखनी है, और वो बात ये है कि इसमें हमेशा नंबर ऑफ रोज आपने पहले लिखना है। इसको मैं अक्सर बच्चों को ऐसे याद करवाता हूं कि जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर या रुतबा उर्दू में कहते हैं। ठीक है, चले मैं ऑर्डर लिख देता हूं, उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए रुतबा होगा। ऑर्डर मालूम करना हो तो आप पहले रो लिया करें। ठीक है जी, पहले रो लिया करो। ठीक है, मतलब ये रोना जो है वो आपको, ये बात, ये रो जो है मैंने कह रहा हूँ रोना, ठीक है, इसमें रो लिया करें ताकि आप अच्छे तरीके से जो है वो बाद में सारी टेंशनें ख़त्म करके जो है वो ऑर्डर फाइंड कर सकें। तो ये रो का मतलब ये वाली नंबर ऑफ रोज, इससे आपको ये बात याद रह जाएगी कि जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लेना है तो पहले रो लेना है, फिर उस बाद उनका ऑर्डर लेना है। इससे आपको ये बात याद रहेगी कि उसका नंबर ऑफ रोज जो है वो पहले आएंगी और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बाद में आएंगे। तो चलिए अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे दी हुई है, ये देखिए ऊपर। तो इसको आपने जो है वो निशानात लगा लेने और आपको ये बात समझ आ जाएगी। वो क्या कहता है? कहता है इफ अ मैट्रिक्स एम ए हैज एम नंबर ऑफ रोज, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? एम। ठीक है, और एन नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी कि जहां पे हम क्वेश्चन करते रहे तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 थी और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 थे। तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं कि 2 और ये 3 था समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे जनरल फॉर्म में एम और एन तादाद दी हुई है। कहते हैं देन द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा ए एम बाय एन। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रोज हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें अगर आप गौर करें तो उसका 3 रोज हैं, ये देखें, और इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो आप 3/3 इसका ऑर्डर लिखेंगे। तो इस तरह से वो कहता है कि इसको आप समझ सकते हैं। आगे एक इंतहाई अहम बात वो ये है कि आप इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। वो कैसे? कि अगर आपके पास 3 रोज और 4 कॉलम हों, ठीक है, जैसे कि ऑर्डर एक दिया हुआ है मिसाल के तौर पे, वो कहता है ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/4, तो आप उसके एलिमेंट्स
जो है वो चेक करें। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है इट मीन्स दैट इट डज नॉट मीन 3/4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। हाउएवर कहता है जबकि 12 जो है गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, कहता है कि ये बात, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 ज़रब 4 जो है 3 कॉलम या 4 रोज़ हैं इसमें, बल्कि उससे ये सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 12 बनेंगे, ठीक है। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। कहता है इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/4, अगर एक और मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 हो, इट मींस इट हैज़ 3 रोज, इसका मतलब है इसमें 3 रोज होती हैं और 4 कॉलम्स हैं। इट डज नॉट मीन 3/4, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 ज़रब 4 है इसका आंसर। ये जो बता रहे हैं ना वो कि बी वाई बाय, ये बी वाई बाय मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं है, ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो वो ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसका ये मतलब आप इससे ये चेक कर सकते हैं कि उसमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कितने हैं। तो वो कैसे करेंगे कि आप ये 3 रोज़ को अगर कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा उतने उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि इसमें देखो तो ये 9 एलिमेंट्स हैं, वो कैसे बनेंगे? अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 9 बन जाएँगे। तो ये एक आप कॉन्सेप्ट इसमें से ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करने के बाद अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर ये सारे पार्ट जो है मैं आपको करवाता हूँ। तो इस क्वेश्चन कैसे करने हैं ध्यान देंगे आप लोग। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चंस सारे कैसे करेंगे ध्यान दें। आप फर्स्ट करें, आप मैट्रिक्स ए की बात करते हैं। तो आप मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कैसे लिखेंगे? इसमें आप मैट्रिक्स लिखें 1 और 0। तो आप इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ रोज बताएं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताते थे नंबर ऑफ रोज, ठीक है जी। और इन ए तो वो नंबर ऑफ रोज कितनी है जी, गिने 2 हैं हमारे पास रोज। और इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं, ठीक है जी, एन ए, और वो कितने हैं जी, कॉलम 1 है आपके पास। तो ये तादाद बता दी। अब हमने फार्मूला लिखना है। फार्मूला किसका लिखना है? ऑर्डर का। ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए का फार्मूला क्या है जी? फार्मूला लाजमी लिखें। इसका नंबर होगा, ठीक है जी। आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज बाय स्लैश, यहाँ पे भी लगा लें, यहाँ पे भी लगा लें, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम लिखकर आप क्या करेंगे इसमें इसकी तादाद बताएंगे। तो ये नंबर ऑफ रोज पहले लिखना है क्योंकि आपने पहले रोज की तादाद लिखनी होती है। मैंने बताया कि आप इसके लिए याद रख लें, रोना होता है। उसके बाद कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर जो है वो आ गया आपके पास 1/2, ठीक है जी। इसका ऑर्डर जो है वो, सॉरी 2/1, क्या आ गया, सॉरी 2/1, ठीक है। इसी तरह इसका ऑर्डर आपके पास आएगा 1/2 क्योंकि पहले रोज गिनेंगे, ठीक है। इसी का ऑर्डर 2/2, ठीक है। ये आपने सारे कर लेने। इसका ऑर्डर 2/3, ठीक है जी। इसका ऑर्डर 1 2 3 3/2, ठीक है जी। इसका ऑर्डर 1/1। तो आप ये सारे के सारे पार्ट्स सेम इसी तरह से आंसर बनाकर लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहले 2 सवालात आपको अच्छे तरीके से समझ आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।